आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो ताज़ा हिंसक घटनाएं हो रही हैं, खास तौर पे भारतीय दूतावास जो है या जो कॉन्सुलेट है वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है और प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत विरोधी ताज़ा प्रदर्शन के पीछे क्या कारण है? 12 फरवरी को वहाँ चुनाव की घोषणा हुई है। अंतरिम सरकार जो है यूनुस की, उसने कहा है कि 12 फरवरी को चुनाव करवाएंगे। चुनाव की क्या सिचुएशन है, क्या हो पाएगा, इन तमाम चीज़ों को, जो मौजूदा हालात हैं उसके पीछे कारण, साजिश, भारत के उसके लिए क्या मायने हैं, इन सब चीज़ों को समझेंगे आज हम। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयप्रकाश रंजन, और बांग्लादेश और बाकी दुनिया के कूटनीतिक हलचलों पे बहुत पैनी नज़र रखते हैं। तो जयप्रकाश, क्या ये मामला है अभी ताज़ा, क्यों इतनी हिंसक जो है वो प्रदर्शन शुरू हो गए हैं? नीलू, ताजे अभी आज की जो आप स्थिति जानना चाहेंगे तो आज जो अभी वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि वहाँ की मीडिया में क्या चल रहा है, जो स्थानीय अखबार है वहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि हर जगह पे राजशाही शहर और ढाका के आसपास जो इलाके हैं वहाँ पे बड़ी संख्या में उग्र छात्रों की भीड़ जमा है। और एक कल से ज़्यादा, हालांकि ये आंदोलन पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, लेकिन कल जब एक और छात्र नेता जो है वहाँ पे शरीफ उस्मान हादी, जिनको कुछ दिन पहले गोली मार दी गई थी और सरकार ने उनका इलाज कराने के लिए सिंगापुर भेजा था। सिंगापुर में कल रात उनकी मौत हो गई। जैसे मौत की खबर आई है वहाँ पे स्थिति ज़्यादा उग्र हो गई है। जैसा आप बता रहे थे, वहाँ पे स्थिति पहले से भी अच्छी नहीं थी। आपने देखा होगा परसों और कल बुधवार और गुरुवार को भारत के खिलाफ जो है ये छात्र आंदोलन जो है चल ही रहे थे। भारत के का जो कॉन्सुलेट है, भारत ने वीज़ा देने का काम भी वहाँ पे बंद कर रखा है। आज तो फ्राइडे है, आज वैसे भी बंद होता है, लेकिन कल और परसों बंद कर दिया था। और छात्रों की एक बड़ी भीड़ जो है, जो ढाका में भारतीय उच्चायोग है उस तरफ जाने वाली सड़क के कुछ दूर पे इकट्ठा थी, जिसको हालांकि भारत ने इस पर चिंता भी जताई थी। और फिर बांग्लादेश के उच्चायुक्त जो हैं उनको सम्मन करके बुलाया था और वहाँ के अपने भारतीय जो संपत्ति है, भारतीय राजनयिक हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। उसके बाद ये भी देखा गया कि जो बांग्लादेश की प्रोफेसर यूनुस की सरकार है उसने सुरक्षा का इंतजाम किए। जो उच्चायोग की तरफ जाने वाली सड़क है उस पर बैरिकेडिंग की गई और छात्रों को फोर्सफुली रोका गया पानी की बौछारों से और लाठी चार्ज करके। तो ये स्थिति है। आज जो है वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आक्रामक और उग्र आंदोलन जैसी स्थिति है। छात्र अब नेता जो है, एक जो फरहद नाम के छात्र नेता हैं जो पिछले कुछ दिनों से बहुत वायरल हो रहे हैं, उन्होंने अपील की है कि हमें भारतीय उच्चायोग की तरफ कूच करना है। इस पूरी स्थिति पे अभी वहाँ के बांग्लादेश सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है। उन लोगों ने पूरी तरीके से एक तरह से जो है बैलेंसिंग करने की कोशिश की है। एक हादी को शहीद बताया है, उनके जो हत्यारे हैं, जो छात्र नेता जिसकी मौत का हम अभी जिक्र कर रहे थे, उनको पकड़ने की बात कही है। और सबसे अहम बात यह है कि उसमें इस भी स्वीकार किया गया है कल रात की हिंसा में एक बांग्लादेश के हिंदू की भी मॉब लिंचिंग हुई है। दीपू नाम के यह एक बहुत ही कोई श्रमिक थे, कहीं काम करते थे, उनको एक बहुत ही उग्र भीड़ ने पीट कर मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है और बहुत ही विभत्स वीडियो है। तो बांग्लादेश सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें भी ये स्वीकार किया गया है कि एक माइनॉरिटी की हत्या हुई है, हम उसकी जांच तक जाएंगे। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो कुछ भी स्थिति है वो बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति है। भारत के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो स्वाभाविक रूप में नहीं हो सकता है। इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, और चुनाव के पहले इस भारत के खिलाफ बांग्लादेश में एक बड़े आंदोलन को, युवाओं को, छात्रों को भड़काने के पीछे क्या साजिश हो सकती है? विदेश मंत्रालय क्या सोच रहा है? अभी विदेश मंत्रालय क्या सोच रहा है, बात पे उस पर चर्चा कर सकते हैं नीलू। लेकिन अभी जो स्थिति है, आपने जो सवाल है कि क्या भारत के खिलाफ जो क्यों ऐसा बन गया, तो जैसे देखिए वहाँ पे एक आम भावना है कि जो भी विपक्षी दल हैं या जो अंतरिम सरकार है उनके बीच एक भावना है कि भारत ने हमेशा से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का साथ दिया और शेख हसीना के अलावा किसी भी राजनीतिक दल से संपर्क नहीं साधा, उनको एक तरह से नज़रअंदाज किया।
और यही आप देखिएगा पिछले साल जब शेख हसीना को सत्ता से अलग हटना पड़ा तो वहाँ पे वो भी एक तरह से भारत विरोधी भावनाओं का ही प्रकटीकरण के तौर पे देखा गया। और उसके बाद भी जो अंतरिम सरकार है आप देख रहे हैं कि उसका भारत सरकार के संबंध किस तरह से तनावपूर्ण है। भारत को जो भी चीज़ें चुभती हैं, एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री जहां उसका ख्याल रखती थी, ये सरकार जो है प्रोफेसर यूनिस की जो सरकार है पिछले कुछ महीनों से जो चल रही है, पिछले साल सितंबर से, वो पूरी तरीके से उसके उलट काम कर रही है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ नीलू कि भारत के खिलाफ वहाँ पे भावनाएं थी, लेकिन अभी जो आप इसके अलावा भी सिर्फ जो मौजूदा आंदोलन है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि भारत के खिलाफ एक माहौल है। वहाँ पे दो तरह के छात्र आंदोलन चल रहे हैं। एक छात्र आंदोलन जो कट्टरपंथियों वाला है जिन्होंने शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी जो पिछले कुछ दिनों से आंदोलन चल रहा था वो ऐसे नए छात्र नेता हैं, नए छात्र संगठन हैं जो अपने आप को सेकुलर और बांग्लादेश का जो सेकुलर चरित्र है उसको मानने वाला करार देते हैं। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात यह है नीलू कि इसमें भी भारत विरोधी तत्व है। ये भी मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जिस वक्त शेख हसीना को भागना पड़ा और शेख हसीना को कहा था कि भारत समर्थित रही, हमेशा भारत के समर्थन से रही, उस वक्त तो ठीक था। अभी तो भारत ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, कोई ट्रिगरिंग पॉइंट नहीं है। सिर्फ एक चीज ये है कि अब लगभग अगर 12 तारीख को ले लें तो 1.5 महीने बाद वहाँ बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है। तो अभी चाहे मॉडरेट फ्रैक्शन हो छात्रों का या कट्टरपंथी वाला जमात वाला हो, भारत के खिलाफ इस वक्त आंदोलन के लिए मतलब क्या उसका आधार है? या आईएसआई के जो चीफ वहां गए थे जो पूरा का पाकिस्तान से है, तो क्या देख रहे हैं कहीं दूसरा कनेक्शन भी इसका है? निश्चित तौर पे इसमें दूसरा कनेक्शन देखा जा सकता है, खास तौर से जिस तरह से अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों को, पाकिस्तान की सरकार को पैठ दी है, रास्ता दिया है, तो उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस की जो वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है उसके पीछे कुछ ऐसी भारत विरोधी, खासतौर से भारत विरोधी जो तत्व वहाँ पे सक्रिय हैं उसको भड़काने का काम किया जा रहा हो। लेकिन दक्षिण एशिया में, खासतौर से भारत के दोनों पड़ोसी देशों में आप देखें, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, तो भारत विरोधी पॉलिटिकल एंगल जो है, कलर जो है हमेशा से रहा है वहाँ पे। अब 1971 के बाद बंग बंधु आए थे, तब भी भारत विरोधी कुछ, बंग बंधु के समय नहीं लेकिन उनके बाद भारत विरोधी वहाँ पे ताकतें थी। इवन जिन्होंने बंग बंधु की हत्या की 1975 बिल्कुल में, और पाकिस्तान जी हत्या की, वो तो पाकिस्तान और पूर्व जो तानाशाह थे जनरल इरशाद, उस समय भी हम लोगों ने देखा। तो बांग्लादेश में एक तत्व रहा है और जैसे जैसे बांग्लादेश में जो एक कट्टरपंथ का उभार हुआ है जिसे शेख हसीना के समय से बहुत ही हद तक बैलेंस किया गया था, वो उसको खुली आज़ादी मिली है। उसी कट्टरपंथ के नेता जो हैं अब बांग्लादेश को एक पूरी तरीके से इस्लामीकरण करने की तरफ खुलेआम बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अंतरिम सरकार में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने उसको उसमें हवा दिया, उसको पानी दिया है। तो ये तो भारत विरोध का जो आप बात कर रहे हैं वो हुआ। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो लेयरिंग है वहाँ के, जो बांग्लादेश की अभी स्थिति जो है वो बहुत ही, हम ये नहीं कह सकते, किसी एक एंगल से नहीं सोचा जा सकता। आप वहाँ पे बांग्लादेश में छात्रों में ज़बरदस्त बेरोजगारी है। आप पूरा आंकड़ों में देखिएगा तो उनका निर्यात बहुत तेज़ी से गिर रहा है। और अगले साल जब ये बना जा रहा है 2026 में, जब बांग्लादेश का स्टेटस एक बहुत ही गरीब देशों से ऊपर उठ जाएगा, तो उसको बाकी देशों की तरफ से जो उसको बाज़ार में जो प्रश्रय मिलता था उसके व्यापार को, वो नहीं मिलेगा। तो उसके बाद कई विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जताई है कि वहाँ बेरोजगारी भी बढ़ सकती है, वहाँ स्थिति और ख़राब हो सकती है। नहीं वो तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना नीलू कि वो भी एक कारण है जो छात्रों को वहाँ पे किसी न किसी तरह से असंतुष्ट किए हुए है। और उनका जो राजनीतिक वो है उसमें भारत विरोधी जब पड़ जाता है तो उसको एक दूसरा कलर मिल जाता है। नहीं, लेकिन भाई वही है कि बांग्लादेश की जो पिछले 15 सालों में जो तरक्की हुई और कई अगर मानकों पे देखें तो भारत से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। खास तौर पे कॉटन इंडस्ट्री जो है, मतलब कपड़ा निर्यात में उसकी जो भूमिका रही है, भारत ने जो मदद किया था, तो अगर वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, वहाँ का निर्यात गिर रहा है, वहाँ आर्थिक संकट में आ रहा है, तो वहाँ तो यूथ को प्रो भारत जो है आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि कि भारत के साथ जाओ ताकि आर्थिक
स्थिति हमारी समझ ले, बात उल्टी हो रही है, तो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश नजर आ रही है। साजिश देखिए, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि वहाँ पे जिस तरह से आईएसआई को प्रश्रय एंट्री मिली है, लेकिन उसका कोई, नीलू रंजन, ये भी हमें देखना होगा ना कि उसका कोई अभी प्रमाणिक तथ्य वहाँ पे सामने नहीं आ रहा है कि हम ये खुद बता सके कि आईएसआई का हाथ वहाँ पे है। निश्चित तौर पे आईएसआई को वहाँ पे सक्रिय हो गया है, इस बात की अपुष्ट खबरें आ रही हैं, कुछ खबरें भी आई हैं वहाँ पे। और पाकिस्तान इवन जो आप कल जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक जो रिपोर्ट आई है संसद में, उसमें भारतीय सांसदों की जो विदेश मंत्रालय की संसदीय कमेटी रिपोर्ट है, उसमें बांग्लादेश में जिस तरह से विदेशी ताकतें सक्रिय हो रही हैं उस पर बहुत चिंता जताई गई है। और वो चिंता जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है संसदीय समिति को, उस आधार पे है। तो उसमें चीन की बढ़ती हुई सक्रियता, पाकिस्तान की बढ़ती हुई सक्रियता, तो दोनों का जिक्र है। तो ये नहीं, तो ये निश्चित तौर पे है कि बाहरी ताकतें वहाँ पे सक्रिय हो रही हैं, लेकिन हमें बांग्लादेश का जो आंतरिक स्थिति है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये जो खासतौर से ये जो मामला है नीलू, अभी जो छात्र आंदोलन हो रहा है, उसमें कुछ दिन पहले बांग्लादेश की सरकार ने स्कूलों में संगीत और नृत्य शिक्षकों की बहाली का प्रक्रिया शुरू की थी। इसका कट्टरपंथियों ने विरोध किया, जो छात्र कट्टरपंथी हैं उन्होंने विरोध किया, उस बहाली को रद्द कर दिया गया। और ये जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, शुरुआत उसके खिलाफ हुआ था कि आप क्यों उस जो सैकड़ों हजारों छात्र युवा जो भर्ती होने वाले थे उसकी बहाली आपने क्यों रोक दी। तो यहाँ से शुरू हुआ, धीरे धीरे वो जो है भारत के खिलाफ भी उसमें कुछ तत्व आ गए, और वो अब तो पूरी तरीके से आज की तारीख में पूरी तरह से भारत विरोधी एक तरह से बन गया। वो तो देखिए ऐसा है कि जो 1971 में जो युद्ध लड़े थे और शहीद थे, उनके परिवार के बच्चों के लिए आरक्षण से शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था जून में, आपको 24 में आपको ध्यान होगा। और वो आंदोलन बाद में कैसे भारत विरोधी और शेख हसीना को हटाने के लिए हुआ, तो वो और बाद में मोहम्मद यूनुस ने जाके बोला था अमेरिका में कि सिर्फ उस आंदोलन से नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारी तैयारियां थी बैकग्राउंड में, जिसके तहत शेख हसीना को बाहर किया गया। वो उन्होंने खुद कहा उसमें। अब मैं चूंकि चीन की आपने बात की, तो उसमें एक अभी जो खुफिया रिपोर्ट आ रही है कि परेश बरुआ जो उल्फा का चीफ है, उसके बारे में कहा जाता है कि चीन में कहीं अज्ञात स्थान पे छुपा हुआ है और उसको ढाका लाने की तैयारी हो रही है कि आईएसआई चाह रहा है और बाकी खूब जो भारत विरोधी एजेंसियां हैं कि ढाका लाया जाए। पहले ढाका में ही था, भाग गया था, है ना। तो वो फिर पूर्वोत्तर भारत में जो है एक अलगाववादी आंदोलन जो है वो हवा दी जाए, वहाँ पे हिंसा का किया जाए, क्योंकि वो शांत हो गया है सब कुछ पूर्वोत्तर। और जो वहाँ के पूर्वोत्तर को जोड़ के जो बृहत्तर जो बांग्लादेश की जो वो चित्र जो दिखा रहे हैं, तो ये जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ छात्र जो कह रहे हैं, जो तात्कालिक चीज़ें हैं उसके कारण नहीं हो रहा है, बल्कि एक बड़ा डिजाइन है। जो आपने परेश बरुआ वाली बात कही, निश्चित तौर पे पहले जब शेख हसीना से पहले जो बांग्लादेश था आईएसआई का अड्डा हो गया था, और साथ ही नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों के जो अतिवादी तत्व हैं, अलगाववादी संगठन हैं, उनके नेताओं का भी सैरगाह टाइप का था, पनाहगाह था, सैरगाह था। लेकिन शेख हसीना के समय उनको सबको बहुत ही कड़ी कार्रवाई हुई, बहुतों को पकड़ा गया, भारत को सौंपा गया, और बाकी लोग वहां से ट्रक में शिप से जहाज आए थे जी। और शेख हसीना जो पकड़ा गया, कितने लोग उसमें पकड़े, आर्मी के लोग भी उसमें अधिकारी शामिल थे उसमें पूरे कि भेजना खत्म हुआ था। लेकिन परेश बरुआ वाली जो खबर है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ अभी अपुष्ट खबर है, और मेरा मानना है कि अंतरिम सरकार जो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरकार है, उनका कट्टरपंथियों के साथ थोड़ा बहुत उनकी सहानुभूति हो सकती है, लेकिन वो बहुत ही भली भांति समझते हैं कि भारत के हितों के खिलाफ बहुत वो जाएंगे तो ये बांग्लादेश के दीर्घकालिक के लिए भविष्य के लिए सही नहीं है। मेरा ये मानना है, और ये मैं यहीं पे आता हूँ। हाँ। कि क्या आपको लगता है कि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के भविष्य की चिंता है? परिवार तो शायद विदेश भेज चुके हैं, अकेले वहाँ पे हैं, उनका परिवार में कोई है नहीं, और सिर्फ सत्ता में रहने के लिए कि 12 फरवरी को चुनाव ना हो पाए। ये भी कहा जा रहा है कि पूरी हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं से मोहम्मद यूनुस का हाथ है कि इस ढंग से कियोस पैदा कर दो बांग्लादेश में कि
कि चुनाव न हो पाए, और चुनाव न हो पाए तो मैं अंतरिम सरकार का प्रमुख बना हुआ हूं, बना रहूंगा। मेरा ख्याल है कि मोहम्मद यूनिस अभी पूरे बांग्लादेश में एक पहली बात तो यह है कि दक्षिण एशिया के राजनीतिक में बहुत सारे जो तीनों देश हैं और बाकी भी देश जो हैं दक्षिण एशिया में, उनके बड़े राजनीतिक परिवारों में विदेश में शिक्षा लेना या विदेश में अपने परिवार को स्थापित करना बहुत नई बात नहीं है। बांग्लादेश में भी यही है। बांग्लादेश की दोनों पार्टियों में हम जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं उनमें परिवार की यही स्थिति है। जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, मैं मोहम्मद यूनिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मोहम्मद यूनिस का परिवार भी अमेरिका में सेटल्ड है, लेकिन जो वहाँ पे अभी मौजूदा स्ट्रक्चर है नीलू, उसमें मुझे नहीं लगता मोहम्मद यूनिस से ज़्यादा निश्चित तौर पे अगर अवामी लीग ज़्यादा बेटर ऑप्शन है भारत के हितों को देखा जाए तो हाँ, लेकिन उसने कहा भी है कि हम शायद मौजूदा हालात में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और प्रतिबंध भी पार्टी ने भी कहा है कि हम नहीं लड़ेंगे। तो इसके अलावा वहाँ पे जो भी आप बाकी जो पॉलिटिकल फोर्सेज उभर रही हैं या पहले से उभरी हुई हैं, खालिदा जिया का भी जो पार्टी है वो पूरी तरह से भारत विरोधी है, उसमें अंश मात्र भी कोई शक शुबहा नहीं है। चाहे जमाते इस्लामी हो या बांग्लादेश की जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, उनकी भी पूरी रोजी रोटी और जो पूरा जो उनका नारा है वो भारत विरोध का ही है। तो पूरे माहौल में मैं समझता हूँ सिर्फ प्रोफेसर यूनिस ही है जिन पर थोड़ा सा अगर कोई भारत विश्वास कर सकता है तो प्रोफेसर यूनिस पे ही कर सकता है। अब रही बात कि वो क्या उनकी पॉलिटिकल आकांक्षा हो सकती है, मुझे इस बारे में व्यक्तिगत तौर पे या जो खबरें आ रही हैं वहाँ से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि इस जो पूरा राजनीतिक अस्थिरता है और उसको देखते हुए 12 फरवरी को चुनाव कराना अभी मुश्किल लग रहा है। चलिए, तो 12 फरवरी को चुनाव होना मुश्किल है। बांग्लादेश में स्थिति ठीक नहीं है, भारत विरोधी प्रदर्शन वहां बढ़ते जा रहे हैं। परेश बरुआ के ढाका लौटने की बात भी हो रही है, खुफिया रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं कि कोशिश की जा रही है। आईएसआई का बढ़ता हुआ प्रभाव वहां है, जयप्रकाश नारायण जी ने बताया कि बिल्कुल निश्चित रूप से हो रहा है। भारत के लिए चिंता की बात यह है, लेकिन आगे क्या होता है, भारत क्या स्टेप लेता है, बांग्लादेश किस तरफ जाता है, ये अभी देखना होगा। डेवलपिंग स्टोरी है, और जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होगा हम आपके सामने उसको अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सचमुच में हो क्या रहा है, उसके पीछे क्या चीज़ें हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।